नमस्ते बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की गणित की जो 14वीं प्रश्नावली हमारी चल रही है 14.1 हम पूरी कर चुके हैं और 14.2 के भी मैंने वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो असारणीकृत और जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनका बहुलक कैसे निकालें, और कुछ वर्गीकृत सारणी के एक दो सवाल और कराऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं आज के प्रश्नों पर। ये प्रश्न हमारे सामने एक निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो न तो सारणी में हैं और न वर्ग अंतराल में बंटे हुए हैं, सिर्फ आंकड़े जो है वो बंटन आंकड़े दे रखे हैं आपको सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको एक सारणी में लिखेंगे और आंकड़ों की बारंबारता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, फिर उसकी सहायता से बिल्कुल आसानी से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे जो ये आंकड़े दिए होते हैं इनको हम x मानते हैं, तो इनको लिखेंगे x। तो ये x हो गया। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं 2, तो हम 2 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 कितनी बार है, तो हम देखेंगे कि 2 यहाँ पर, आप इनको अंडरलाइन करते जाइए ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन से आंकड़े आ गए कौन से नहीं आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 की और कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब 2 की जो बारंबारता है वो सिर्फ 1 है। 2 सिर्फ एक बार है। इसके बाद आप देख सकते हैं 5, तो 5 जो हम देखते हैं कहाँ पर, देखिए 5 1 2 3 और 4 बार। देखो इसमें क्या आ गया, 5 आ गया। तो 4 की बारंबारता जो कितनी, 5 की जो बारंबारता है वो 4 हो गई, यानी 4 बार आ गया ये। और इसके बाद हम देखते हैं 7, तो 7 हम देखते हैं कितनी बार है इसमें, देखिए 7 एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो 7 जो है वो 2 बार है, तो यानी 7 की बारंबारता होगी 2। इसके बाद जो आंकड़ा है वो है 3, तो 3 हम देखते हैं कितनी बार है इसमें, तो 3 हम देखते हैं कि सिर्फ एक बार ही है। और इसके बाद हम देखते हैं बच गया 1, तो 1 जो है वो भी एक बार ही है। और फिर हम देखते हैं 8, तो इस प्रकार से सभी आंकड़े आ गए और 8 भी हमारे पास कितनी बार है, एक बार ही है। तो इस प्रकार से ये एक बारंबारता सारणी जो हमारे पास तैयार हो गई। अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता जो है वो हमारे पास कितनी है, 4 है। तो सर्वाधिक बारंबारता का जो संगत चर होता है वही बहुलक होता है। बस हमें क्या लिखना है यहाँ पर कि चूंकि सर्वाधिक बारंबारता क्या है आपके पास, सर्वाधिक बारंबारता आपके पास है, आप देख सकते हैं कि f बराबर आपके पास है 4। अतः 4 का संगत x बराबर क्या हो गया आपके पास, तो 4 का संगत हम देख सकते हैं कि हमारे पास है 5, तो वो हो गया 5। तो इसलिए बहुलक कितना हो गया, तो आप लिखेंगे अतः बहुलक जो है वो कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। तो अब तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वाधिक बारंबारता का जो संगत चर होता है या विचर होता है या जो आंकड़ा होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो ये बिल्कुल सीधा सा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ, दूसरा पार्ट। तो ये हमने किया था यहाँ पर पहला पार्ट, अब हम लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, x और f की सारणी तैयार करेंगे। तो यहाँ फिर हम उसी प्रकार से सारणी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आंकड़ा है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और फिर देखेंगे कि 2 कितनी बार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, फिर एक बार और आ गया 2। तो इस प्रकार से 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 की बारंबारता 2 हो गई। फिर हम देखते हैं 4, तो 4 देखिए एक बार ही आ रहा है सिर्फ, तो आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं 4 सिर्फ एक बार आ रहे हैं। और फिर इसके बाद है 6, तो आप 6 देख सकते हैं कितनी बार आ रहा है, 6 यहाँ पर एक बार है, फिर 2 और 3 बार। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 3 बार हो गया। और फिर इस प्रकार से आगे जो है वो 7, तो 7 हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक बार ही है, तो 7 हो गया एक बार। और 8 भी आपके पास कितना है,
एक बार ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बारंबारता सारणी तैयार होगी। अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता आपके पास क्या है, वो है आपके पास 3। तो बस इसी प्रकार से हम लिख देंगे कि सर्वाधिक बारंबारता जो है उसका संगत x जो होगा वो बहुलक होगा। तो सर्वाधिक बारंबारता, तो सर्वाधिक बारंबारता f आपके पास कितनी है, 3 है। तो 3 का जो संगत चर होगा तो अपने लिख देंगे अतः 3 का संगत x क्या है आपके पास, तो 3 के सामने का जो x आपके पास 6, तो बहुलक कितना हो गया, तो इसलिए बहुलक आपके पास हो गया 6। तो वो जो सर्वाधिक बारंबारता है वो बहुलक नहीं लेना है आपको, जो सर्वाधिक बारंबारता का संगत चर जो होता है वो बहुलक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक ये सारणी यहाँ पर तैयार करके और इस सवाल को आप खुद करने की कोशिश करना। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट प्रश्नों पर। तो यहाँ पर जो आप सारणी देख रहे हैं इसमें ये है अवर्गीकृत आंकड़े, यानी यहाँ जो आंकड़े आपको दे रखे हैं वर्ग अंतराल में नहीं है, सिर्फ x के मान दे रखे, आंकड़े दे रखे और उनकी बारंबारता दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको ऊर्ध्वाधर सारणी में इस प्रकार से लिख लेंगे x और f को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये x हमने लिख लिया। अब हम इनकी बारंबारता लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2, 4, 6, 3, 2 और 1, ये इनकी बारंबारता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता आपके पास जो है वो 6 है, ठीक है। तो सर्वाधिक बारंबारता का जो संगत चर होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ भी वही तरीका काम आएगा। तो आप लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता, आप सर्वाधिक बारंबारता लिखें, सर्वाधिक बारंबारता और बारंबारता f होती है। तो सर्वाधिक बारंबारता f कितनी है आपके पास, वो 6। तो अतः 6 का संगत चर जो है वो, अतः 6 का संगत x कितना है आपके पास, यानी 6 का संगत जो x है वो आपके पास 5 है, ठीक है। तो अतः बहुलक कितना हो गया, इसलिए बहुलक आपके पास हो गया 5, ठीक है। जो सर्वाधिक बारंबारता का संगत चर होता है वही बहुलक होता है। तो इसी प्रकार से आप क्या करें, इसकी भी सर्वाधिक सारणी ऊर्ध्वाधर सारणी बनाएं और फिर आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता इसकी 80 है। तो 80 के जो सामने का चर होता है 1.3, ये बहुलक हो जाएगा। तो इसी प्रकार इस प्रश्न को आप करें। लेकिन ये तरीके आप जरूर याद रखें कि अवर्गीकृत आंकड़े या असारणीकृत आंकड़े, इनका बहुलक हम कैसे ज्ञात करें। अब एक प्रश्न में आपके लिए जो वो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का और बताता हूँ आपको। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में 2-3 प्रश्न आपको बताए थे इसके, लेकिन एक प्रश्न इसमें और करते हैं अपने। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न में देख सकते हैं कि प्राप्तांक हमें जो दे रखे हैं वो वर्गीकृत है, यानी वर्ग अंतराल में दे रखे हैं आपको। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो हम क्या करेंगे, इनकी ऊर्ध्वाधर सारणी इस प्रकार से बना लेंगे और ये होगी इनकी बारंबारता। क्योंकि जो नीचे वाला कॉलम होता है हमेशा उसमें जो है वो नीचे वाली रो में हमेशा बारंबारताएं दी होती है। तो बहुलक का प्रश्न ज्ञात करने के लिए आपको याद होगा कि हम सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है उसको क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। उसके ऊपर वाली जो है वो F0 होती है और बाद वाली क्या होती है, F2 होती है। तो इस प्रकार से ये आपको याद रहना चाहिए कि सर्वाधिक बारंबारता F1 होती है और उसके ऊपर वाली F0 और उसके बाद वाली जो होती है वो F2 होती है। तो इस प्रकार से, और फिर इसका होता है बहुलक वर्ग। तो चूंकि सर्वाधिक बारंबारता क्या है आपके पास सर्वाधिक बारंबारता आपके पास F1 क्या है आपके पास,
F1 आपके पास 14, ठीक है। तो F1 14 है, तो हम क्या करेंगे, इसका बहुलक वर्ग जो है वो सर्वाधिक बारंबारता के आधार पर तय होता है, तो इसलिए बहुलक वर्ग जो हमारा होगा वो सर्वाधिक बारंबारता का जो संगत वर्ग होता है वो होता है। तो ये जो देख सकते हैं कि 20 से 30 ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग, 20 से 30। अब क्या है कि जो हमारा आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में ही आएगा। एक बार बहुलक वर्ग पता लगने के बाद उत्तर जो उसी वर्ग अंतराल में ही आता है, तो 20 से 30 के बीच में कोई भी उत्तर आ सकता है। और इसके साथ ही हम कुछ नोटेशन और हम तय करेंगे, जिनको पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ। तो आप जानते हो कि बहुलक को z से व्यक्त करते हैं, और बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस, फिर इस प्रकार से यहाँ पर ब्रैकेट होता है, और F1 माइनस F0, और अपोन में इसके क्या होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2, और फिर ब्रैकेट बंद करके गुणा में इसके होता है H। अब ये सारे संकेत हमें जो है वो ज्ञात करने, पहले हम इनको लिखते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले L, तो L क्या होगा मैं आपको अभी बताता हूँ, फिर F0, फिर F1 और फिर F2, और फिर हमें चाहिए H। तो ये एक एक करके चीज़ें हमने पहले पिछले वीडियो में हालांकि सीखी है। तो L आपको याद होगा, L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुलक वर्ग 20 से 30 है, तो इसकी जो निम्न सीमा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होती है L, ठीक है, ये वाली होगी L। तो इसकी जो निम्न सीमा 20 हो गई L। F0 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये होगी 12, और F1 आपके पास 14 होती है, तो F1 होती है सर्वाधिक बारंबारता। उसके बाद वाली जो F होती है वो होती है F2, और H होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल यानी 20 से 30, तो आप क्या करें 30 में से 20 को घटा दें, तो ये आ गया आपके पास 10। तो इस प्रकार से ये सभी संकेतांक हमें ज्ञात करने के बाद हम इनके मान जो है वो सूत्र में रख देते हैं। तो L के स्थान पर हम क्या रखेंगे 20 प्लस, अब थोड़ा इसको ध्यान से सरल करना सीखें आप। अब F1 माइनस F0 यानी 14 माइनस 12, तो ये आ गया 14 माइनस 12। फिर अपोन में इसके क्या होता है 2F1 यानी 2 गुणा F1 यानी 2 गुणा कितना हो गया 14, माइनस F0 आपके पास कितना है 12, और F2 आपके पास है 10, और फिर गुणा में H हमारे पास कितना है 10। तो ये सभी मान रखने के बाद आप इसको ध्यान से सरल कर दें, तो ये हो गया 20 प्लस 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और ये आपके पास देखो कितना हो गया 14 दूनी 28, और ये आप क्या किया करो माइनस के 2 अंकों को जोड़ लो, तो ये हो गया आपके पास 22, और गुणा में आपके पास कितना है 10। इस प्रकार से आप देखें कि ये जो आपके पास मान प्राप्त हो गया वो 10 दूनी 20, आप गुणा कर दें इसको, और अपोन में देखो 28 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा 6। अब आप क्या करें इसके अपोन में 1 मान लें और लघुत्तम लेकर के इसको हल कर दें। तो इसके अपोन में 1 मान लेते हैं और लघुत्तम लेकर के हल करना बिल्कुल आसानी से आप सीखें कि नीचे लघुत्तम कितना हो गया 6 एकम 6। अब तिरछा गुणा कर दो यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि 20 छिक्के कितना हो गया 120, और माइनस में आप नहीं सॉरी प्लस में आप देख सकते हैं कि 20 एकम 20, यानी आप इसको यहाँ गुणा करें और इसको यहाँ गुणा करें। अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास 140, और अपोन में कितना आ गया 6। अब 140 में आप 6 का भाग लगा दें और आपका जो आंसर बिल्कुल सही निकल कर सामने, तो ये आएगा आपके पास 23.33, ठीक है। और चूंकि आंकड़े जो दे रखे हैं उनका आपके पास कोई भी यहाँ पर इकाई नहीं है, तो प्राप्तांक है तो आप यहाँ पर लिख दें अंक, और अन्य कोई इकाई दे रखी हो तो वो इकाई आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बहुलक ज्ञात करना आपको अच्छी तरह अब समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जो है वो इसके 3 सवाल करके बताए थे। कुछ प्रश्न बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पर करके भेजे भी है, तो वो बहुत अच्छा है। जो बच्चे सीख रहे हैं मुझे बहुत खुशी है, और जो बच्चे अभी नहीं सीख रहे हैं या नहीं ध्यान दे रहे हैं तो उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो बीतता जा रहा है। और ये प्रश्नावली आपकी निश्चित रूप से चूँकि 11 अंकों की है, तो इसमें से ज़रूर जो है वो आप इसके प्रश्न करना सीखें ताकि आपके अच्छे नंबर बन सकें। और इस बार जो है वो सिलेबस कम किए जाने की बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी चल रही है। तो आप सभी जो है वो स्टडी को जारी रखें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। अब मैं कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लिए चलता हूँ उन पर, ताकि आप उनको हल करके मेरे को भेज सकें। तो अब चलते हैं प्रश्नों पर। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पहला प्रश्न आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पहला प्रश्न है, और एक ये दूसरा प्रश्न है, और यहाँ पर ये है तीसरा प्रश्न। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न आपको पहला दे रखा है इसमें सारणी नहीं बनी हुई है, ये सिर्फ आंकड़े जो इस प्रकार से आपको पंक्ति में लिखे हुए हैं। तो ये हो गए आपके पास असारणीकृत। इन आंकड़ों को अपने क्या कहेंगे? असारणीकृत कहेंगे। तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया। तो ये हो गया आपके पास असारणीकृत, ठीक है। तो असारणीकृत को पहले में सारणी बनानी पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको आज शुरू के जो 2 प्रश्न करके बताए थे, तो उस तरीके से पहले आप इसकी सारणी बना लें, और एक्स एफ की सारणी बनाएं, एक्स और फिर आगे एफ की सारणी बनाएं, और फिर इसकी जो सर्वाधिक बारंबारता की सहायता से जब वो बहुलक इसका ज्ञात करें। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारणी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो आंकड़े देख रहे हैं ये अवर्गीकृत हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े जो आपको अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। तो इनका जो है वो बहुलक ज्ञात करना तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता का जो संगत होता है वही बहुलक होता है। 40 हो जाएगा बहुलक। और ये हो गए आपके पास वर्गीकृत आंकड़े। तो सवालों की पहचान जो है आपको अब अच्छी तरह हो जानी चाहिए। तो ये वर्गीकृत है, वर्ग अंतराल में दिख रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो असारणीकृत होते हैं। ये हो गए अवर्गीकृत और ये हो गए वर्गीकृत। तो 3 प्रकार के प्रश्नों से जो हम माध्यक बहुलक निकालना सीखेंगे, और 3 प्रकार के सवालों से हमने माध्य निकालना सीखा था। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो इन्हीं 3 प्रकार के प्रश्नों से माध्यक निकालना भी बताऊंगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर आपके पास ये 9 प्रकार के सवाल हो जाते हैं। तो आपको सवाल अच्छी तरह पहचान में आना चाहिए कि कौन से आंकड़े हैं जो असारणीकृत कहलाते हैं, किस प्रकार वाले वर्गीकृत होते हैं, कौन से वर्गीकृत होते हैं, ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में और सवाल हल करने में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये सवाल आप ज़रूर करें। कुछ बच्चे जो है वो सवाल करके मुझे भेजते हैं। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि आप घर बैठे जो वो मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उसका मुझे बहुत दुख भी है। कुछ बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी वो नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों, आपको पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और अब तो चूँकि विद्यालय बंद है तो आपको ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा ज़्यादा आगे और ध्यान देंगे, और अपनी पढ़ाई को जो है वो आप नियमित बनाओ, सुचारू बनाओ। और लगातार मेरी वीडियो भी आपको मिल रहे हैं, आपको विद्यालय से भी काम मिल रहा होगा। तो आप पढ़ाई जारी रखें, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।